वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है चंद्रगहना से लुटती बेर। तो बच्चों, आइए इस पाठ के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल के बारे में तथा इस पाठ की कविता के विषय में अध्ययन करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान कमासिन बांदा उत्तर प्रदेश है। इनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि है। तो आइए इनके जीवन परिचय के विषय में विस्तृत जानकारी रखें। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में और मृत्यु 22 जून 2000 को हुई थी। प्रगतिशील काव्य धारा के यह एक प्रमुख कवि हैं। उनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा देश की आज़ादी से पहले मार्च 1947 यानी 1947 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए यह संग्रह एक बहुमूल्य दस्तावेज है। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन के जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने कवियों में मुखरित किया है। कवि केदारनाथ की जनवादी लेखनी पूर्ण रूपेण भारत की सोंधी मिट्टी की देन है। इसलिए इनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर मिलता है। और एक जानकारी और रखनी चाहिए बच्चों को कि साहित्यकार की लेखनी के लिए केदार सम्मान से सम्मानित किया जाता है, अर्थात केदारनाथ के नाम पर ही साहित्यकार की लेखनी के लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो आशा है बच्चों आप इनकी जीवनी को समझ चुके होंगे। तो आइए इनके द्वारा रचित चंद्रगहना से लुटती बेर के बारे में जानते हैं। तो कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। हरे भरे खेत, बगीचे या फिर नदी का किनारा सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठे हैं। जिस समय यह कविता केदार जी ने लिखी थी वह नगर में रहते थे और किसी कार्यवश वे चंद्रगहना नामक गांव में आए थे। लौटते वक्त एक खेत के पास बैठकर वो प्रकृति का आनंद लेते हुए इस कविता की रचना करने लगे। अपनी कल्पना में वे खेतों में उगने वाले सारी फसलों को मानवीय रूप दे देते हैं और उनकी विशेषता बताते हैं। वे ये भी बताते हैं कि वो क्यों सुंदर लग रही हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी अपनी कविता में नदी के तट पर भोजन ढूंढ रहे बगुले के साथ साथ उस पक्षी का भी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं जो नदी में गोता लगाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेले, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। चंद्रगहना से लौटती बेर के भावार्थ को समझते हैं। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने गाँव की सुंदरता का बड़ा ही मनोहर उल्लेख किया है। वे चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए हुए थे और जब वे वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई देता है। अभी उनकी ट्रेन को आने में बहुत वक्त था, इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाते हैं और खेतों में उगी फसलों तथा पेड़ पौधों को देखने लगते हैं। आगे कवि कहते हैं कि मैंने चंद्रगहना नामक गांव देख लिया है। अब मैं इस खेत की मेड़ पर बैठकर खेत की प्राकृतिक सुंदरता का लाभ उठा रहा हूँ। आगे चने के पौधे का बड़ा ही सजीला मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि एक बीते की लंबाई के बराबर ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट की लंबाई वाला यह हरा चने का पौधा खेतों के बीच लहलहा रहा है। चने के पौधों पर गुलाबी रंग के फूल खिले हुए हैं और उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है मानो कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर शादी के लिए तैयार हो रहा है।
तो आशा है बच्चों आप इसके भावार्थ को समझ चुके होंगे। पास ही मिलकर उगी है, बीच में हलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूर हृदय का दान उसको। तो बच्चों आइए इसके भी भावार्थ को समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अलसी के पौधों का मानवीकरण किया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है और थोड़ी सी हवा के कारण भी हिलने लगता है और झुककर फिर खड़ा हो जाता है, इसलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में ही उगे हुए हैं अलसी के पौधों को नायिका के रूप में दिखाया है। उनके अनुसार यह नायिका बहुत ही जिद्दी है और इसलिए हठपूर्वक इसने चने के पौधे के मध्य अपना स्थान बना लिया है। इन पौधों में नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नायिका अपने हाथों में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। इन पंक्तियों में कवि ने खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना विवाह के मंडप से की है। खेतों में चने और अलसी के पौधे अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इन सब के बीच सरसों की तो बात ही निराली है। सरसों के पौधे पूरी तरह बढ़ चुके हैं और उन पर पीले रंग के फूल भी खिल चुके हैं। ये पीले पुष्प सूर्य की रोशनी में किसी नई दुल्हन के हाथों की तरह चमक रहे हैं। सरसों की फसल पर पक चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है और अपने हाथ पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है ऐसा फागुन का महीना स्वयं फाग गा रहा है। तो आशा है बच्चों आप इसके भी भावार्थ को समझ चुके होंगे। आइए अगला भाग। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इन पंक्तियों में कवि ने गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाएं। निरंतर होते निर्माण के कारण शहर में हर जगह सिर्फ कंक्रीट की इमारतें ही दिखाई देती हैं, इसलिए उनके मन का प्रेम भाव बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद भी खेतों में इतना प्राकृतिक सौंदर्य भरा है कि ऐसा लग रहा है मानो यहाँ कोई स्वयंवर चल रहा है। सभी सज धज के खड़े हैं और मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सज कर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधों को संबोधित किया गया है, जबकि दूल्हे से चने के पौधों को संबोधित किया गया है। आशा है बच्चों आप इसके अर्थ को समझ चुके होंगे। तो आइए इसके अगले भाग को देखते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही उसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही ओ भी लहरियाँ, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चंद्रघना से लुटती बेर कविता की इन पंक्तियों में कवि ने खेत के किनारे तालाब एवं उसमें पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं उसके दूसरी ओर स्थित तालाब के जल में हवा के साथ लहरें उठ रही हैं। उनके साथ ही बगल में उगी भूरी घास भी यूं हिलने लगती हैं मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसका प्रतिबिंब जल पे एक चांदी के खंभे की तरह दिखाई देता है, जो कवि दूसरी तरफ तालाब के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। जब जब तालाब में लहरें उठ रही हैं तब तब तालाब का जल पत्थर को भिगो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, परंतु अभी उनकी प्यास नहीं बुझी और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी भी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण किया है।
तो आशा है बच्चों आप इसे भी समझ चुके होंगे। तो आइए इसके अगले भाग को पुनः देखते हैं। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखती ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे उथले जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो वो जल में पैर डुबाए खड़े खड़े सो रहे हों, लेकिन जैसे ही उन्हें जल के अंदर कोई मछली हिलती डुलती महसूस होती है या दिखाई देती है तो वो अपनी चोंच तेजी से जल के अंदर डालकर उस मछली को पकड़कर निगल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली चिड़िया उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नजर रख रही है। जैसे ही उस जल के अंदर मछली नजर आती है वह बिजली की तेजी से अपने सफेद पंखों के सहारे अर्थात वह बिजली की तेजी की भांति अपने सफेद पंखों के सहारे जल को चीरती हुई गोता लगाकर अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है। उस चमकती हुई मछली को वह काले माथ वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में दूर उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। कवि जहाँ बैठकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं वहीं से कुछ दूर जाकर भूमि ऊंची हो गई है जिसके पार देखा नहीं जा सकता। उस ऊंची उठी भूमि के दूसरी तरफ ही रेल की पटरी बिछी हुई है। वहीं कहीं रेलवे स्टेशन है जहाँ से कवि वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन को आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य बैठकर सभी जगह ताक ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे हैं। ये सब उन्हें बहुत ही आनंददायी लग रहा है क्योंकि शहर में उन्हें रोज रोज ऐसे सौंदर्य को देखने का मौका नहीं मिलता। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बाज भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि की नज़र खेतों से उठकर दूर जाती है तो उन्हें चित्रकूट की असमान रूप से फैली ऊंची नीची पहाड़ियाँ नजर आती हैं जो ज़्यादा ऊंची नहीं हैं लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। कवि को ये पहाड़ियाँ उपजाऊ भी नजर नहीं आ रही क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टेटे टेटे। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टीटो टीटो मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग। जहाँ जुगड़ जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। चंद्रगहना से लौटती बेर कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती तोते और सारसों की मधुर आवाज़ों का वर्णन किया है। कवि को बीच बीच में तोते की टेटिंग की धुन सुनाई देती है जो इस शांत वातावरण में वन के अंदर से आ रही है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है और उनका मन भी तोते की इस मधुर ध्वनि की ताल से ताल मिलाने को करता है। इसी बीच कवि को सारस की जंगल को भेद देने वाली ध्वनि सुनाई पड़ती है जो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है। वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाए सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए, फिर छुपकर सारसों के सच्चे प्रेम की कहानी सुने ताकि उन्हें कवि द्वारा कोई तकलीफ ना हो और वे उड़ ना जाए। तो आशा है बच्चों आप इसके भी भावार्थ को समझ चुके होंगे। धन्यवाद।